हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड का एक नया चैप्टर, जो कि है चैप्टर 9, और जो कि कवर करेगा हमारा सेक्शन 161 से लेकर 171 तक। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे अपराध जो कि संबंधित है किसी पब्लिक सर्वेंट से, या हम कह सकते हैं ऐसे अपराध जो कि एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए जाते हैं उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए। अब ये अपराध कैसे कैसे होंगे, कौन कौन से अपराध होंगे, किस किस के लिए वो दोषी पाया जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब इससे पहले कि हम डिस्कस करें, मैंने आपको सेक्शन 160 तक कवर करवा दिया है, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, जो कि डिस्कस करता है सेक्शन 161 से लेकर 171 तक। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे अच्छी खास बात क्या है कि इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 161 से लेकर 165A तक सब कुछ रिपील्ड है। मतलब हमें आगे तो पढ़ना ही नहीं है, बस इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि ये रिपील्ड कौन से एक्ट से हुए थे, ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना है, और ये आप अपने आप नोट करेंगे। अब इसके अंदर जो जो सेक्शन है वो मैं आपको बताता जाऊंगा एक एक करके। अब अगर हम सबसे पहली बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो चैप्टर है, ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, इस चैप्टर का नंबर क्या है। तो ये हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेगा चैप्टर नंबर बताएं इसका, तो हमारा क्या आंसर होगा चैप्टर 9। या आपसे ऐसे पूछ लेगा चैप्टर 9 किसके बारे में बात करता है, तो वो बात करता है हमारा ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। ये हमें दो चीज याद रखनी है, क्या चैप्टर 9 जो कि बात करता है ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, या दूसरा ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट किसकी बात करता है, चैप्टर 9 की। ये हमें दो चीज याद रखनी है। अब हम देखते हैं आगे। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि सेक्शन 161 से लेकर 165A तक रिपील्ड है। तो ये मैंने इसमें लिख भी रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। सेक्शन 161 से लेकर 165A तक रिपील्ड है। अब ये कौन से एक्ट से रिपील्ड है, ये आपको बैरक से नोट करना है, ये आपका होमवर्क। अब हम देखते हैं सेक्शन 166 से लेकर 171 तक। आज का सेशन थोड़ा छोटा भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन छोटा भी हो सकता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमें 161 के अंदर क्या देखना है। सेक्शन 166 कहता है कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट हो जो लॉ को डिसओबे करता हो, जो लॉ को मानने से मना करता हो, जो लॉ को मानता ना हो, और जो लॉ को ना मानता हो विद इंटेंट, इस मंशा के साथ कि वो किसी तीसरे आदमी को, किसी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाए। मतलब कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो किसी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से उस कानून को ना माने जो कि तय हो रखा है, जो कि लॉ ने बना रखे हैं। अगर वो उस कानून को नहीं मानता है किसी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाने के पर्पज से, तो उस केस में पब्लिक सर्वेंट को क्या सजा मिलेगी, वो हम देखेंगे सेक्शन 166 के अंदर, 166 के अंदर। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ, पब्लिक सर्वेंट लॉ को नहीं मानता है, लेकिन साथ में क्या है, इंटेंशन है, विद इंटेंट है। क्या इंटेंशन है, कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, किसी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से पब्लिक सर्वेंट वो लॉ नहीं मानता है, तो उसका क्या परिणाम होगा, वो हम देखते हैं डेफिनेशन के अंदर। हु एवर बींग अ पब्लिक सर्वेंट, कोई भी ऐसा आदमी जो पब्लिक सर्वेंट होते हुए नोइंगली डिसओबे एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, लॉ द्वारा तय की गई कोई भी डायरेक्शन को नहीं मानता है जानबूझ करके, यहाँ पे वर्ड आया नोइंगली, जानबूझ करके, एज टू द वे इन विच ही इज टू कंडक्ट हिमसेल्फ एज अ पब्लिक सर्वेंट, वो सभी डायरेक्शन, वो सभी अधिसूचना जो कि लॉ द्वारा तय की गई थी, जब तक वो पब्लिक सर्वेंट की कैपेसिटी में एज अ पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा था, उस कैपेसिटी में होते हुए उसने उस लॉ को नहीं माना। इंटेंडिंग, यहाँ पे इंटेंडिंग वर्ड आ गया है, मतलब यहाँ पे मंशा थी, इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली, मतलब यहाँ पर मंशा भी थी और वो जानता भी था कि मेरे इस एक्ट की वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है। नोइंगली इट
टू बी लाइकली दैट ही विल बाय सच डिसोबीडियंस, उसके ना मानने की हरकतों से किसी दूसरे आदमी को इंजरी पहुंच सकती है, कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। तो उस केस में क्या होगा, शैल बी पनिश्ड, उसे सजा दी जाएगी। कौन सी, सिंपल या रिगोरियस? सिंपल सजा दी जाएगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। कितनी दी जाएगी? 1 महीने तक की, 1 साल तक की, सॉरी। विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, या खाली फाइन दे के भी छोड़ा जा सकता है, या 1 साल तक की सजा और फाइन दोनों भी दिए जा सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में होते हुए किसी लॉ को नहीं मानता है, और इस आशा के साथ नहीं मानता है कि अगर वो उस लॉ को नहीं मानेगा तो उससे किसी दूसरे आदमी को इंजरी पहुंच सकती है, किसी दूसरे आदमी को क्षति पहुंच सकती है, किसी दूसरे आदमी का हार्म हो सकता है, उस केस के अंदर क्या होगा, अगर वो पब्लिक सर्वेंट ऐसा करता हुआ पाया गया है तो उसे 1 साल तक की सिंपल कारावास होगा। यहाँ पे वर्ड है सिंपल, आइदर नहीं है, रिगोरियस नहीं है, यहाँ पे सिंपल वर्ड यूज किया है, इसको ध्यान रखना। सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, 1 साल तक की दी जाएगी, और फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, यह आपको बात याद रखनी है। अब हम देखते हैं इसका इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए बीइंग ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन। ए एक कोई कोर्ट का ऑफिसर था, सपोज लिक्विडेटर था, या कोई एक वो मान लीजिए ए रिसीवर था। उसको कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ था कि आप जाओ और इस प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन करवा करके आओ, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ डिक्री प्रोनाउंस इन फेवर ऑफ जेड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब एक कोर्ट ने जेड के फेवर में एक डिक्री पास कर दी जिसके अंदर जेड को उस डिक्री के अंदर एक प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया, और उस प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट ने एक अपॉइंट किया रिसीवर, जो कि वो हो गया एक पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट हो गया। अब कोर्ट के आदेश पर उसको ये बोला गया था कि आप जाओ और जेड को ये प्रॉपर्टी दिलवा करके आओ, और इस जो डिक्री इसके फेवर में पास हुई है जेड के, उसको आप एग्जीक्यूट करवा करके आओ। यहां तक की बात क्लियर है। अब यहां पर क्या हुआ, ए ने जानबूझ के उस डायरेक्शन को मानने से मना कर दिया, knowingly disobeys the direction of law with the knowledge that, उस जानकारी के साथ, उस नॉलेज के साथ कि अगर उसने को ये डिक्री की बात नहीं मानी तो इससे कहीं ना कहीं जेड को नुकसान उठाना पड़ेगा, इससे कहीं ना कहीं जेड को ख्याति पहुंचेगी, इससे कहीं ना कहीं जेड को इंजरी पहुंचेगी, इज लाइकली देयर बाय टू कॉज इंजरी टू जेड। अब क्योंकि जब कोर्ट का आदेश आ गया था कि जेड के फेवर में ये प्रॉपर्टी की जाए, और उसका एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट ने ए को अपॉइंट किया था एज अ रिसीवर, अब अगर ए ने वो जानते हुए कि अगर मैंने इसको प्रॉपर्टी नहीं दिलाई तो कहीं ना कहीं इसके इंटरेस्ट का नुकसान है, किसका, जेड का, क्योंकि फेवर में किसकी डिग्री, जेड की। अब यहाँ पर वो ए ये बात जानता था कि अगर मैंने ये डिग्री एग्जीक्यूट नहीं करवाई तो इसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हार्म होगा, किसका, जेड का। तो अब अगर वो जानता था और उसने इंटेंशनली ऐसा काम किया है तो यहाँ पर ए दोषी होगा। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। कौन सा ऑफेंस, डिसओबेइंग द लॉ। अब यहाँ पे लॉ हमने क्यों बोला, क्योंकि जब एक कोर्ट ने डिक्री पास कर दी थी तो यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी बनती थी ए की, जो रिसीवर था, कि जो कोर्ट ने बोला है कि आपको जेड को उसका एग्जीक्यूशन दिलवा के लाना है और उसने वो नहीं किया, तो यहाँ पर ए उस अपराध का दोषी माना जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 167 को। अब हम, सॉरी, 166 ए को। अब 166 के अंदर हमने क्या बात की थी, उसने लॉ को मानने से मना कर दिया, या लॉ को मान नहीं रहा था, या लॉ को मानने में आनाकानी करी थी। अब हम देखेंगे 166 ए के अंदर उसने लॉ की डायरेक्शन को नहीं माना। दोनों बातों में फर्क है। 166 में लॉ को ही नहीं माना, और 166 ए के अंदर लॉ की डायरेक्शन को नहीं माना। क्या है, अब देखते हैं। 166 ए, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। क्या है, whoever being a public servant knowingly disobeys any direction of law which prohibit him from requiring
the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offense or any other matter. कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जिसको कि लॉ ने ये आदेश दिया था, लॉ ने उसको ऑथराइज किया था कि आप ये अपराध नहीं होने देंगे, या आप इस अपराध को होने से रोकेंगे, या आप इस आदमी की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या आप इस आदमी का विटनेस लेंगे, या आप इस ऑफेंस के लिए ऐसे ऐसे कार्यवाही करेंगे, लेकिन उस डायरेक्शन के उलट फेर होके उसने कोई काम कर दिए। मतलब लॉ ने बोला था कि जहां पर भी राइटिंग होगी वहां आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, इसने उल्टा और भड़का दिया। लॉ ने बोला कि कोई भी ऑफेंस होगा तो आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन इस महाराज ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। लॉ ने बोला कि आप विटनेसों से पूछताछ करेंगे, लेकिन इसने किसी और से पूछताछ कर ली। पहली चीज, whoever being a public servant knowingly disobeys to prejudice any person, any other direction of law regulating the manner in which he shall conduct investigation. कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो लॉ ने किसी और तरीके से बोली थी लेकिन इसने किसी और तरीके से कर दी, या कॉन्ट्रेरी टू द लॉ कर दी, या उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से लॉ ने बोला था, तो भी। दूसरा क्लॉज सी कहता है हमारा, फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 154 सीआरपीसी। जब कोई एफआईआर लिखवाता है तो उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता है या जानबूझ के नहीं किया है, इन रिलेशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल अंडर 326 ए के मैटर के रिगार्डिंग, 326 बी के मैटर के रिगार्डिंग, 354 के मैटर के रिगार्डिंग, 354 बी के मैटर के रिगार्डिंग, 370 के रिगार्डिंग, 370 ए के रिगार्डिंग, 376 के रिगार्डिंग, 376 ए के रिगार्डिंग, 376 ए बी के रिगार्डिंग, 376 बी के रिगार्डिंग, 376 सी के रिगार्डिंग, 376 डी के रिगार्डिंग, 376 डी ए के रिगार्डिंग, 376 डी बी के रिगार्डिंग, 376 ई के रिगार्डिंग और 509 के रिगार्डिंग। इन सभी सेक्शनों के रिगार्डिंग जो ऑफेंस हुए हैं उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन थी जिसको कि वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया या उसने जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं किया, तब तो उस केस में जिसने ये ऑफेंस किए हैं, जिसने ये सब काम किए हैं, भले उसने रिकॉर्ड ना किए हो, जिसने ये सब कारनामे किए हैं, वो शैल बी पनिश्ड। कितने साल के लिए जाएगा? पहली चीज तो रिगोरियस पनिशमेंट के लिए जाएगा। रिगोरियस पनिशमेंट, कठोर कारावास। कितना? शैल नॉट बी लेस देन, मतलब कम से कम तो मिलेगी ही। कितनी मिलेगी? 6 months, कम से कम 6 महीने की मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए मिलेगी। मतलब कठोर कारावास मिलेगा 6 महीने से लेकर 2 साल तक का, और फाइन भी भरना पड़ेगा। शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, मतलब फाइन भी देना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है, फाइन भी लगेगा। तो मतलब अगर हम 166 ए की बात करेंगे तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा होगी, और वो कठोर कारावास होगा, और साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। कोई ऑप्शनल नहीं है, देना ही पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 166 बी को। अब अगर हम बात करें, कोई विक्टिम आया और उसका ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं हुआ, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। कितना प्रावधान है वो हम देखेंगे 166 बी के अंदर। और ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? पब्लिक सर्वेंट की बनती। देखते हैं सेक्शन 166 बी, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम क्या होगी? देखते हैं। हुएवर बीइंग अ चार्ज ऑफ अ हॉस्पिटल, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल जो कि पब्लिक हो या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वेदर रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा चलता हो, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा चलता हो, चाहे वो किसी लोकल बॉडी द्वारा चलता हो, या चाहे वो किसी अन्य आदमी द्वारा चलता हो। मतलब इसके अंदर सरकारी भी कवर हो गए और प्राइवेट भी कवर हो गए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और अदर पर्सन सब कुछ इसमें कवर है। हर तरीके के अस्पताल इसमें कवर है, हर तरीके के हॉस्पिटल इसमें कवर है। ठीक है। कॉन्ट्रावेंट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 357 सी। अब 357 सी सीआरपीसी में आया था जिसमें विक्टिम के इलाज की बात की गई है।
जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। शैल बी, अगर उसने सीआरपीसी के 357 सी के प्रोविजन को पूरा नहीं किया, मतलब ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी विक्टिम को, तो कितने साल की पनिशमेंट मिलेगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म एक्सटेंड टू 1 ईयर, फाइन और बोथ। मतलब अगर किसी हॉस्पिटल ने भी इलाज करने से मना कर दिया होगा तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। कितना है? 1 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 167। सेक्शन 167 कहता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट पेश कर दिए, और क्या मंशा थी? किसी आदमी को नुकसान पहुंचाने की मंशा थी। मतलब किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए किसी अन्य आदमी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से कोई गलत डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? देखते हैं। सेक्शन 167, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट। कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसने इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रेम कर दिया विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, इंजरी पहुंचाने के मकसद से। तो देखते हैं क्या होगा। whoever being a public servant and being such public servant charged with the preparation, translation of any document, electronic record, frames, prepares, translate that document और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए कोई भी ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट या तो चार्ज किया हो, प्रिपेयर किया हो, ट्रांसलेट किया हो। अब वो डॉक्यूमेंट होगा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दोनों हो सकते हैं। और इसके साथ क्या होगा? जो कि वो जानता था कि ये गलत है, विच ही नोज और बिलीव टू बी इनकरेक्ट, जो कि उसको पता था कि ये डॉक्यूमेंट जो मैं पेश कर रहा हूँ वो गलत है। और साथ में क्या था? इंटेंडिंग देयर बाय टू कॉज और नोइंग इट लाइकली दैट ही में देयर बाय कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, सिंपल हो या रिवोलियस, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 साल तक के जो उसको सजा का प्रावधान है। फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। ये बात याद रहेगी। अब हमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। 166 के अंदर क्या था? पब्लिक सर्वेंट ने लॉ को मानने से मना कर दिया। किसके लिए? किसी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए। 166 ए के अंदर क्या था? पब्लिक सर्वेंट ने लॉ की डायरेक्शन को मानने से मना कर दिया। किस लिए? किसी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए। 166 बी के अंदर क्या था? 166 बी के अंदर यह था कि कोई विक्टिम है, उसका हमने इलाज करने से आनाकानी करी, हॉस्पिटल वालों की बात आ गई। उसका क्या कहाँ पे दे रखा है? 166 बी के अंदर। 167 के अंदर क्या दे रखा है? कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट पेश किए। 166 में उसने लॉ को नहीं माना था, और 167 में उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट पेश किए। इंटेंशन वही थी, किसी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाना। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं 168। अगर हम बात करें 168 की, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड। अब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी गैर कानूनी तरीके से किसी ट्रेड में इन्वॉल्व होता है, किसी व्यापार में इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। क्या है देखते हैं। whoever being a public servant and being legally bound as such public servant not to engage in trade, जब तक वो ऑफिशियल कैपेसिटी में, तब तक वो कोई व्यापार नहीं कर सकता। और फिर भी उसने व्यापार किया, एंगेज इन ट्रेड, तो क्या मिलेगा? शैल बी पनिश्ड सिंपल इम्प्रिजनमेंट। कितनी? 1 साल तक, फाइन या दो। अगर उसने अनैतिक तरीके से कोई व्यापार किया है, कोई ट्रेड किया है, तो उसके लिए 1 साल तक की सिंपल सजा का प्रावधान है, या फाइन भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर रहेगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 169।
मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आज का सेशन थोड़ा छोटा होने वाला है। सेक्शन 169। अब हमने 168 के अंदर पब्लिक सर्वेंट को गैर कानूनी तरीके से व्यापार करने की बात कही थी। अब हम बात करेंगे उसने गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी या उसमें बिडिंग में हिस्सा लिया। 168 में व्यापार की बात करेंगे, 169 में उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। क्या करेंगे वो हम देखते हैं। पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बिडिंग, किसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। whoever being a public servant and being legally bound as such public servant not to purchase, not to लिखा है यहाँ पे, not to purchase, not to bid for certain property, मतलब वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता, उस प्रॉपर्टी की बिड में भी शामिल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसने परचेज किया या बिड करी उसी प्रॉपर्टी को। आइदर इन हिज, या तो वो अपने नाम पे ले तो भी, और अगर वो किसी और का नाम पे ले तो भी। अब किसी और के नाम पे का मतलब क्या होता है? बेनामी संपत्ति। और अगर उसने किसी के साथ मिलके किया है तो भी। और इन शेयर विद अदर्स, तो उस केस में क्या होगा? शैल बी पनिश्ड। कितना सिंपल, कितना साल? 2 साल। या खाली फाइन दे के भी छूट सकता है, या दोनों भी मिल सकते हैं। और साथ साथ जो प्रॉपर्टी उस मामले में विवादित है, जो उस मामले में प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, जिसके पीछे ये सब कार्यक्रम हुए हैं, वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। एंड द प्रॉपर्टी इफ परचेज्ड शैल बी फोर कॉन्फिस्केटेड, मतलब उसकी जब्तीकरण हो जाएगी। किसकी? जो प्रॉपर्टी गैर कानूनी तरीके से खरीदी गई है या जिसकी बिड में ये शामिल हुआ था। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 170। अब हमने 169 में बात की थी, उसने कोई अनलॉफुल तरीके से प्रॉपर्टी खरीद ली हो। अब हम बात करेंगे कि एक कोई आदमी उसने अपने आप को बता दिया कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखते हैं। सेक्शन 170, पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। Whoever pretend to hold any particular office as a public servant, knowing that he does not hold such office, मतलब मैं एक आईएएस ऑफिसर नहीं हूं, लेकिन मैंने दूसरे के सामने ऐसे बता दिया कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं। अब क्या होगा? मुझे तो पता है ना कि मैं आईएएस ऑफिसर नहीं हूं, लेकिन मैंने उसको झूठ बोला, उसको ऐसा दिखाया कि मैं ऑफिसर हूं। और फॉल्सली पर्सोनेट एनी अदर पर्सन होल्डिंग सच ऑफिसर एंड in such assumed character does or attempt to do any act under color of such office shall be punished। कितना? आयदर डिस्क्रिप्शन, कितने साल? 2 साल के लिए, या खाली फाइन दे के भी छोड़ सकते हैं, या फिर दो। मतलब अगर मैं मान लीजिए किसी छोटी ऑफिस में ऑफिसर हूँ, किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर, किसी सबऑर्डिनेट का ऑफिसर हूं मैं, लेकिन मैंने सामने वाले को ये दिखाया कि मैं सुपीरियर वाला ऑफिसर हूं, तो भी मेरे को यही सजा मिलेगी, क्योंकि मैंने ये जानते हुए बताया कि मैं इस ऑफिसर इस ऑफिस में बैठने वाला ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं सबऑर्डिनेट का था, या मैं था ही नहीं। तो भी मेरे को इतनी सजा मिलेगी। कितनी? सिंपल मिल सकती है, रिवर्स मिल सकती है, 2 साल तक की मिल सकती है, फाइन मिल सकता है, और दोनों मिल सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 171। सेक्शन 171 कहता है हमारा, वियरिंग, ग्रैब, कैरिंग टोकन used by public servant with fraudulent intent। पब्लिक सर्वेंट द्वारा यूज की गई कोई भी स्टैंप हो, कोई भी उसके द्वारा यूज किए गए कोई भी उसके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, कोई टोकन्स हो, उसको हम अपने फायदे के लिए यूज करेंगे तो हमें क्या पनिशमेंट मिलेगी?
whoever not belonging to a certain class of public servant wears any grab, carries any token resembling any grab, token used by that class of public servant with the intention that it may be believed or with the knowledge that it is likely to be believed that he belong to that class public servant, ये दिखाते हुए कि मैं इस क्लास का ऑफिसर हूं, लेकिन वो था ही नहीं, लेकिन लोगों को विश्वास कैसे हुआ? उसके पास उसकी स्टैम्प थी, उसने कहीं से स्टैम्प चुरा ली और वो लगवा दी। अब लोगों को तो यही लगेगा ना कि हाँ भाई, ये जो स्टैम्प है इस आदमी की और ये ऑफिसर होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो उसके अंदर क्या होगा? शैल बी पनिश्ड, कितना? आइदर डिस्क्रिप्शन, कितने साल? 3 साल तक। खाली फाइन भी हो सकता है, और फाइन कितना होगा? 200 रुपये तक का फाइन होगा, और दोनों। यहाँ तक की बात क्लियर है? हमने आज डिस्कस किया ऑफेंस और बाय रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। हम कल एक नए टॉपिक के साथ फिर सेम टाइम पर आएंगे। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आपको इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो कल हम सेम टाइम पर दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।